नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर है। ये है नामी गिरामी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस एडॉप्शन को इलीगल मानते हुए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी के तहत झांसी का एनेक्स करने का ऑर्डर दिया है। और ये रहे एनेक्स ऑर्डर। You have to give up your झांसी now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे, झांसी नहीं देंगे। गरजती हुई आवाज में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत को साफ कह दिया था कि झांसी की ओर आंख उठाकर भी ना देखें। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज बात अदम्य शौर्य का प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का पूरा वृत्त खींच देती है। यह अकारण नहीं था कि उन्हें मर्दानी कहा गया। अव्वल तो मर्द के समान कहना ही अपने आप में मर्द को स्त्री से ऊंचा दिखाए जाने जैसा है, लेकिन हम इसे सन 57 के समय के हिसाब से देखें तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जिस युद्ध कौशल से लड़ाई लड़ी वो सुनकर आज भी लोग अवाक रह जाते हैं। कैप्टन रॉडरिक ब्रिग्स, जिन्होंने लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए देखा था, वो लिखते हैं कि अपने दांतों से घोड़े की लगाम दबाते हुए दोनों हाथों से रानी तलवार चला रही थी। उन पर लगातार वार हो रहे थे और वो जिस तरह से उनका जवाब दे रही थी वो अविश्वसनीय है। लक्ष्मीबाई तलवारबाजी में शुरू से निपुण थीं। बनारस में मराठी ब्राह्मण परिवार में जब उनका जन्म हुआ तो नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से उन्हें लोग मनु कहने लगे। 4 साल की उम्र में उनकी मां का देहांत हो गया। पिता पेशवा दरबार में काम करते थे तो मनु भी आने जाने लगी। इसी बीच मनु का विवाह झांसी नरेश गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ, जिसके बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। कुछ साल बाद पुत्र हुआ, लेकिन 4 महीने से अधिक जीवित न रह सका। पुत्र बिछोह में गंगाधर की हालत बिगड़ने लगी तो संतान गोद ली और नाम दिया दामोदर राव। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर की मृत्यु हो गई। परंपरा थी कि पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन यहीं पर अंग्रेजों ने नई नीति के तहत झांसी हड़पने का पेच फंसाया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सहायक अनुसंधान अधिकारी अच्युत सिंह बता रहे हैं कि क्या थी वो नीति। जब डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, उसके सामने 3 तरह के स्टेट्स थे: फ्री स्टेट्स, प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स और डिपेंडेंट स्टेट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध प्रोटेक्टोरेट और डिपेंडेंट स्टेट्स से था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स में राज्य के उत्तराधिकार का फैसला केस टू केस बेसिस पर लिया जाता था, जबकि डिपेंडेंट स्टेट्स में देखें तो कंपनी गोद लिए गए पुत्र के व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को तो मानती थी, लेकिन राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में उसे मानने से इनकार करती है। इसी को ध्यान में रखकर झांसी को देखें तो झांसी में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मेजर एलिस की मौजूदगी में ही दत्तक दामोदर राव के गोद लेने की पूरी प्रक्रिया निभाई गई थी और वसीयत से जुड़े सारे कागजात महाराजा ने स्वयं एलिस के जरिए डलहौजी तक पहुंचवाए थे, मगर डलहौजी इस वसीयत को मानने से इनकार कर देता है। लक्ष्मीबाई बार बार प्रार्थना पत्र या दरख्वास्त के माध्यम से कंपनी से संपर्क साधने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो बार बार असफल होती हैं और अंततः मार्च 1854 में कंपनी ने झांसी की रानी को अपना किला छोड़कर किसी और महल में जाने का आदेश सुना दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने कानूनी उत्तराधिकार के संबंध में अपील करने का फैसला किया और मशहूर वकील के तौर पर जॉन लैंग की सेवाएं ली। जॉन लैंग की काफी साख थी। वो पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ एक केस जीत चुके थे। कोल इंडिया लिमिटेड में सहायक प्रबंधक के तौर पर कार्यरत अभय मिश्र 1857 की क्रांति पर काफी काम कर चुके हैं। वो बताते हैं,
कि जॉन लैंग ने रानी को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं मानी। जॉन लैंग ने अपने रानी से पहली मुलाकात के विषय में लिखा है कि रानी का जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली था। क्योंकि जॉन लैंग एक बड़े ही चर्चित वकील रहे थे, इसीलिए रानी ने उनकी प्रसिद्धि के अनुरूप ही उनका बड़ा भव्य स्वागत किया था। रानी के साथ जब लैंग की बातचीत चल रही थी तो उस दौरान लैंग ने रानी को एक सलाह यह दी थी कि रियासतों के विषय में जो कोई भी निर्णय यहाँ लिए जाते हैं वह गवर्नर जनरल स्वतंत्रता पूर्वक या खुद बखुद नहीं लेते हैं। कोई भी निर्णय ब्रिटिश सरकार के इशारे पर ही लिए जाते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा कदम यही होगा कि आप अपने दत्तक पुत्र के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरुद्ध एक याचिका दायर करें और ब्रिटिश सरकार आपको जो पेंशन दे रही है उस पेंशन को भी स्वीकार करती रहें। फिर आगे लैंग ने यह बताया है कि रानी ने उनके इस सुझाव के विरुद्ध एक बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उसी समय रानी ने यह कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद रानी ने जॉन लैंग के माध्यम से अपील की, लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहा। रानी किसी भी कीमत पर अपने और झांसी के आत्मसम्मान को डिगने नहीं देना चाहती थीं। उन्होंने आगे की रणनीति तय की, लेकिन 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी में संघर्ष का आरंभ हो गया। उसकी लपटें झांसी तक पहुंची। जनवरी 1858 में अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई से कहा कि उन्हें बगावत में शामिल पाया गया है। उन्होंने बागियों को शरण दे रखी है। उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन लक्ष्मीबाई नहीं झुकी और युद्ध का आह्वान हो गया। अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। उधर तात्या टोपे भी अपनी फौज लेकर पहुंचे। लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर बैठकर अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ निकल गई। यह युद्ध ग्वालियर में लड़ा जा रहा था। रानी दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। कहते हैं उनका घोड़ा एक बार दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गया था। तभी एक अंग्रेजी सैनिक ने रानी के सीने में भाला घोंप दिया। वो उसे देख नहीं पाई थी। वो बिजली की तरह उस पर टूटी। इस बीच रानी पर किसी ने गोली चलाई। गोली उनके सीने में जाकर लगी। लक्ष्मीबाई के हाथ से तलवार छूटी और नीचे गिर गई। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने रानी पर तलवार से इतना तेज वार किया कि उनका माथा फट गया। उस अवस्था में भी रानी ने उठकर पूरी हिम्मत से उस सैनिक का जवाब दिया। इतने में एक झांसी का सैनिक आया, रानी को उठाया और घोड़े पर बिठाकर एक मंदिर में ले गया। रानी ने कह दिया था कि उनका शव अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। जब तक अंग्रेज मंदिर में दाखिल हुए, तब तक रानी लक्ष्मीबाई की चिता से लपटें उठना शुरू हो गई थी। लक्ष्मीबाई के अंतिम क्षणों और उनके युद्ध क्षेत्र में लड़ाई को अलग अलग तरह से लिखा गया है। इसमें कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन किसी ने रानी के पराक्रम पर सवाल नहीं उठाया। एक अंग्रेज ने यहां तक लिखा कि अच्छा हुआ कि रानी की टुकड़ी में उन जैसे और लोग नहीं थे। लक्ष्मीबाई ने उस वक्त महिलाओं को सैन्य टुकड़ियों में शामिल किया जिस समय उन्हें दरबार में साथ बैठने तक की इजाजत नहीं दी जाती थी। ऐसे में झांसी की रानी ने न केवल कुशल नेतृत्व किया, बल्कि समझौते की राजनीति पर तेज धार तलवार भी चलाई। लक्ष्मीबाई अकेली ऐसी वीरांगना रहीं जिनके बारे में अंग्रेजों ने इकलौता मर्द जैसी संज्ञाओं का इस्तेमाल किया। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, पूरे भारत में भी आई से नई जवानी थी, डूबी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी कपिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।